अब हम बात करने वाले हैं कि जो उसके बाद हम लोगों के यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का और भी देखा गया। जब हम लोगों ने वेद लिख लिया उसके बाद हम लोगों ने शिक्षा के ऊपर, क्योंकि जब तक शिक्षा हमारे यहाँ नहीं थी तो वेद लिखना असंभव था। इससे है इस बात की प्रमाण मिलती है कि हम लोगों को शिक्षा शुरू से ही हम लोगों के यहाँ पर बहुत ही उन्नत और सबसे अच्छे थे। जब हम लोग गणित, खगोल शास्त्र जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छे, सबसे जो कठिन विषय आज भी माने जाते हैं, वो उसमें से दो चीजों का बहुत सारी हम लोगों ने उस समय, जब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था समझने के लिए, रिसर्च करने के लिए उपकरण नहीं थे, तो उस समय हम लोगों ने गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा के प्राचीन सिद्धांतों तथा अन्य आकाश सूर्य की गति को समझने का प्रयास कर रहे थे। यह हमारी वेद की ही देन है कि उन्होंने फर्स्ट बार ये हमें बताया था कि सूर्य एक जगह स्थित है और उसके चारों ओर सारे ग्रह जो हैं वे चक्कर लगाते रहते हैं। बाकी अन्य जितने भी लोगों के यहाँ पे आप देखते हैं धार्मिक किताबें, उसमें से एक में जमीन को चपटा बता दिया गया है और दूसरा में यह सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये थ्योरी उन लोगों की थी। तो ये दोनों थ्योरी ही गलत साबित हो गई, जबकि हम लोगों के यहाँ उस समय, जिस समय ये बात की जा रही थी, उस समय इस बात को किया गया था। अब हम लोग देखते हैं खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र आज भी सबसे कठिन विषय होता है तथा अभी तक भी हम लोग बहुत सारी उपकरण हो जाने के बाद भी, मतलब अन्य ग्रहों के बारे में हम लोग आज भी पता लगा रहे हैं और उसकी पर बात कर रहे हैं। जब हम लोगों ने वेद लिख लिया तो उसको पूरे के पूरे साम्राज्य में, पूरे के पूरे मानव कल्याण के लिए हम लोगों ने कार्य किया और अधिकतर पूरे विश्व में इसको हम लोगों ने फैलाने का कार्य किया। उसके बाद जैन धर्म आए, जिन्होंने उससे भी ज्यादा बढ़कर हम लोगों को बताया। उन्होंने जीव जंतु आदि चीजों की हत्या को मना किया तथा बौद्ध धर्म आए, वे हमको अहिंसा का पाठ पढ़ाए तथा आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए सिख धर्म की स्थापना भी की गई और सारे में सारे बिहार का महत्वपूर्ण योगदान हम लोगों के यहाँ से रहा। अब उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि आगे और क्या चीज हुआ। हम लोग कुछ और आगे की ओर अगर बिहार की, जब हम लोग शिक्षा, व्यापार, ये सब पूरे विश्व में हम लोग अपना फैला रहे थे, अगर अपनी अपनी धारणाओं, बातों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ शिक्षा ही एक दूसरे तक पहुंचा रहे थे। उस समय हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, जिसे हम लोग आज बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीजों में से
हम लोगों के यहाँ पे आज हम देखते हैं कि जैसे व्यापार, हम लोगों के यहाँ से व्यापार भी बहुत ही प्रमुखता से हर विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार हम लोगों के यहाँ 30 से 40% टोटल जितना विश्व में पूरा व्यापार हुआ करता था, वे व्यापार हमारे यहाँ से हुआ करता था। मतलब 30 से 40% पूरे जितना भी विश्व में व्यापार हुआ करता था, उसमें से 30 से 40% सिर्फ हम अपने यहाँ से व्यापार करते थे। हमारी ताकत आप उससे समझ सकते हैं, अपनी आप ताकत को पहचानिए। और ऐसा नहीं था कि अगर उस समय हो गया, जिस समय हमारे पास इतनी संसाधन नहीं हुआ करता था, उस समय इतना कम्युनिकेशन का जरिया नहीं हुआ करता था, उस समय हम लोगों के पास इतना ज़्यादा कुछ और व्यवस्थाएं नहीं हुआ करते थे, उस समय हम लोगों ने व्यापार को इतना सुलभ बनाकर पूरे विश्व में हम लोगों ने उसको पहुंचाने का कार्य किया। साथ ही साथ हमारी संस्कृति और वह विरासत भी, और वही विरासत भी हम लोगों ने वहां तक पहुंचाने का पूर्ण कार्य किया। अब हम लोग देखते हैं कि मौर्य और गुप्त साम्राज्य, खास करके अशोक महान के शासक काल के दौरान, ऐसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे जो विद्वान हुए, शासक हुए, वे बहुत सारे लोग हुए हैं, क्योंकि ये जो बिहार की मिट्टी है, इसकी एक अपनी अलग सी इसमें ऊर्जा है, पहचान है। हम आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप अपनी ताकत को पहचानिए। आप ही हैं जो पूरे विश्व को एक समय 40% तक पूरे व्यापार को अपने पास रखे हुए थे। पूरे की पूरी व्यापार आप ही के माध्यम से हुआ करता था। पूरा का विक्रमशिला शिक्षा केंद्र, ये दो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। साथ में भारत के अन्य राज्यों में भी तक्षशिला नाम के विश्वविद्यालय का हम लोगों को बारे में पता चलता है, जिसने 12वीं शताब्दी में हमारे इस शिक्षा केंद्र को आक्रमणकारियों द्वारा, आतंककारियों द्वारा, चोरों द्वारा, लुटेरों द्वारा हमारी शिक्षा सभ्यता को समाप्त करने का कार्य किया गया। दुनिया भर के विद्वानों का यह पहले जो हम लोगों का शिक्षा केंद्र हुआ करता था, वह एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ रहता था। हमें 12वीं शताब्दी में लूटना प्रारंभ किया गया। आज हम सभी लोग जानते हैं कि हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, उस मुद्दे का नाम क्या है जी? मुद्दे का नाम है अपना बिहार फिर से महान। हम लोगों को इसी पर काम करना है और यही चीज हमें बनाना है। हमें फिर से बिहार को महान बनाना है, जो एक महानता एक टाइम में बिहार का हुआ करता था। अब इसमें क्या है कि हम जब देखते हैं कि बिहार जब अपनी एक विशालतम, एक महानता में सबसे उच्चतम शिखर पर था, तो उस टाइम सारे लोग एक बहुत ही आपस में हम अगर उसको बोल सकते हैं
कि आपस में सद्भावना के साथ रहा करते थे। अब क्या हुआ है जी कि इसमें क्या हुआ, एक राज्य जो था वह पिछड़ गया। इसमें से क्या हुआ, अब क्या हुआ है जी कि इसमें क्या हुआ, एक राज्य जो था वह पिछड़ गया। उसमें से क्या हुआ, वे बिहार जो राज्य था वे उससे पिछड़ गया। पिछड़ा उसमें से बहुत सारे राज्य थे, क्योंकि जब आक्रांता बाहर से आए थे और लुटेरे आए थे, जिसमें से सबसे पहले इस्लामिक लुटेरे हैं, उसके बाद क्रिश्चियन लुटेरे यहाँ आए। क्योंकि जो भी ब्रिटेन के लोग आए थे, इंग्लैंड के लोग आए थे हमारे देश में, मैं उन लोगों को बेझिझक लुटेरा ही बोल लूंगा और लुटेरा ही थे। अब इसमें लुटेरा आप भी जानते थे, उनका यहाँ आने का मकसद दो ही था, जो कि अगर यहाँ पर मुगल आए या जितने भी इस्लाम के सारे लोग आए, तैमूर आया, ये सब, तो ये सब बहुत ही बाबेरिक या बहुत ही क्रूर, मतलब एक सधा हुआ जो जीवन पद्धति थी, उन लोगों ने कुछ देखा ही नहीं था। क्योंकि वो लोग जिस सेंट्रल इस जो एरिया से आए थे वहाँ कुछ था ही नहीं, सिर्फ बालू ही बालू हुआ करता था। तो वहाँ से जब आक्रांता यहाँ आए, किसी तरह से उन लोगों को क्या हुआ करता था, छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। कबीले अगर आज आप समझ सकते हैं तो वो अपने परिवेश के अनुसार तो छोटे छोटे गांव के रूप में एक समूह हुआ करता था जी। शुरुआत में क्या होता है कि वह जो समूह हुआ करता है वे क्या होता है, आपस में ही एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हुए रहते हैं। और जब झगड़ा करते हुए जब एक दूसरे के साथ गुत्थम गुथाई युद्ध करते रहते हैं, जब वे उस पे हमला करता है तो वहाँ के जो बहुत सारे लोग थे वे उसके घर के जो स्त्री हुआ करते थे, स्त्रियाँ रहती थी जो दूसरे कबीले के, जब वे उस पे हमला करता था तो उसके स्त्री को लेकर भाग जाता था, उसको ले जाकर अपने यहाँ बाजार में बेचता था। और वहाँ से जब यहाँ पर लोग आया करते थे, कबीले पर हमला करता था तो उससे उसको ले जाया। उसके यहाँ पर इतना क्रूर और बारबेरिक था, एक दूसरे के लूटते कि सभ्यता नाम की कोई चीज या परंपरा हुआ ही नहीं करता था, न हुआ करता था। उसी का कुछ पक्ष आज भी आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से अब इतना जो आपस में जो क्रूरता था, वे अब वहाँ जब सब कुछ एक दूसरे को मारते जब खत्म हो गया, अब न उस कबीले वाले के कुछ पास बचा, न दूसरे कबीले वाले के कुछ पास बचा। तो अब वे लोग क्या करते हैं कि अब वे लोग वहाँ से निकलकर दूसरे जो पड़ोसी राज्य हुआ करते थे या पड़ोसी देश, हम आज के भाषा में बोल सकते हैं, जो भी पड़ोसी देश हुआ करते हैं
उस पे क्या करते हैं जी, उन पे आक्रमण करते हैं, उन पे आक्रमण करते हैं। और उन पे आक्रमण करने के बाद क्या होता है कि जब एक दूसरा दूसरे देश पर आक्रमण करते हैं तो इतना क्रूर तरीके से जब आक्रमण हुआ करता था तो कभी वे पस्त होते थे, कभी वे पस्त होते थे। तो इसी प्रकार से आप देखिएगा जितना भी इस्लामिक कंट्री आज के नाम से आप जानते हैं कि इसमें इस्लाम इतना है, तो उसमें हुआ कि क्या था, उसमें यही लुटेरे लोग गए थे। और लुटेरे ही जाने के बाद, लुटेरा ही वहाँ पहुँचने के बाद वे लूटते थे और उसके बाद और दूसरा मकसद हुआ करता था उस देश को इस्लाम में बनाना। तो जब दूसरे देश के इस्लाम के रूप में इस्लाम में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता था। तो आप देख सकते हैं आज हमारे यहाँ जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं तो वे उसी प्रकार से बने हैं, क्योंकि वे अभी हुआ ही कितना है 1450 साल पूरा का पूरा इस्लाम बने हुआ है। उससे अगर 200-300 साल आगे पीछे ले लीजिएगा तो कृष्ण जी का जन्म हुआ है, जो क्रिश्चियन लोग हुआ करते हैं। अब उसमें क्या हुआ करता है कि अब वे लोग भी आए थे, उनका भी ये मकसद एक ही था, क्योंकि आप जब यूरोप साइड जाइएगा तो वहाँ पे भी उसी प्रकार से कर बारबेरिक तरीके से, क्रूर तरीके से। तो उसमें क्या हुआ करता था कि ऐसा नहीं था कि वे लोग हमारे देश मतलब जो अपने भारत है उसमें नहीं आया करते थे, वे लोग भारत में भी आए। लेकिन उस टाइम हमारे यहाँ पर शासक कौन थे जी? आप जब ये सब बहुत ही प्रसिद्ध बातें हैं, आप जानते होंगे कि उस टाइम के जो शासक हुआ करते थे वे थे सम्राट अशोक के बाद उन्हीं के वंशज में आते आते चंद्रगुप्त मौर्य का आप लोग नाम सुने होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जिनके गुरु कौन थे जी? चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु जी थे वे चाणक्य हुआ करते थे। और जब चाणक्य थे तो वे लोग हमारे यहाँ पे यूरोपियन लोग हमला करने यहाँ आते थे, हमला करने या बोलिए लूटने। लेकिन यहाँ पे इतना ताकतवर एक बिहारी चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में और उनको सिर्फ और सिर्फ हार का सामना करना पड़ा। तो अगर वे लोग यहाँ पर आए जो जरूर थे, लेकिन उनको हार का ही सामना करके जाना पड़ा। इसमें किसे कि क्या हुआ? सिर्फ हारे ही नहीं, अभी आप उन जो राजा हैं, राजा के जो यहाँ पे आए थे, अभी नाम दिमाग से निकल गया है। तो वे जो राजा यहाँ आया था वे हारा ही सिर्फ अपने जो बेटी थी हेलिना या समथिंग उसका नाम था, उन्होंने अपने बेटी का जो शादी था वे हमारे
यहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिए थे। ये बात हुआ एक बिहारी का। ऐसे तो अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे बिहारियों का नाम सामने आता है। उससे पहले चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले चलते हैं सम्राट अशोक के टाइम। सम्राट अशोक क्या था जी? सम्राट अशोक ऐसा योद्धा था जिन्होंने कभी हारना सीखा ही नहीं था। वे सिर्फ जीता और जीता ही था। जब अंत में उन्होंने कलिंग का युद्ध, कलिंग एक ऐसा साम्राज्य उस टाइम हुआ करता था जब कोई जीत ही नहीं पाता था, मतलब जैसे मजबूत हुआ करता था, जैसे पाटलिपुत्रा जो साम्राज्य हुआ करता था, ये भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ करता था। इसको भी कभी कोई जीत नहीं सका। उसी प्रकार से जस्ट वही पैटर्न पे कलिंग जो हुआ करता था उसको भी कोई नहीं जीत पाता था। तो उसको जीतने के लिए सम्राट अशोक ने उसको फर्स्ट बार अपने युद्ध से उसको जीता था। कलिंग का युद्ध, उसमें बहुत सारे जो महिलाएं थी वो विधवा हो गई थी और इतना क्रूर तरीका, इतना ज़्यादा उसमें से उस खून बहा था उस टाइम, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे क्रूरता हुआ था कि ये बोला जा सकता है कि इतना क्रूरता के बाद भी, मतलब इतना बुरी तरीका से वे लोग हारे थे कलिंग के लोग कि पूरी तरीका से उन्होंने वहाँ के जो स्थिति था वे अशोक अपने में मिला लिए थे। सम्राट अशोक जिनको हम लोग जानते हैं। उसके बाद उन्होंने तलवार अपना रख दिए कि मैं अब तलवार नहीं उठाऊंगा, और उसके बाद तलवार न उठाने के बाद उन्होंने बहुत सारा जो पक्ष था उन्होंने जनता के सेवा में लगा दी और बहुत सारे जनता की सेवा के लिए बहुत ही उपकारी फिर काम भी करने लगे। वहाँ से एक दूसरे को जन सेवा की भावना उनके अंदर आई और वे जन सेना की भावना, फिर उन्होंने एक दो अपने से दूसरे जो थे साम्राज्य वहाँ पे हर जगह पूरे भारत में या बोलिए कि पूरे आधे विश्व में इन्होंने फिर अपने जन सेवा के लिए कार्य किए। उसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि बिहार का उपलब्धि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब अगर अभी हम बात करते हैं तो अभी अगर हम तत्कालिक स्थिति पर बात करते हैं तो तत्कालिक के स्थिति पर हम लोग क्या देखते हैं जी? तत्कालिक स्थिति पे देखते हैं कि वही बिहार साम्राज्य, यह बिहार एक राज्य नहीं है, हम लोग क्या बोलेंगे जी? बिहार एक साम्राज्य है। और आगे हम सभी बिहार वासियों का सहृदय यही प्रार्थना है, यही उपस्थिति हम लोगों को बताना है
कि बिहार को हम लोग फिर से एक साम्राज्य बनाएं। बिहार राज्य तो है ही, लेकिन अब इसको बिहार साम्राज्य बनाना है। साम्राज्य जो अपना हो। तो इसमें से क्या होता है जी कि जब अपना, ये अभी जो स्थिति है बिहार की, वे बहुत ही आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति से, मतलब आर्थिक और सामाजिक स्थिति से बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। हम लोगों को इन्हीं को ठीक करना है। इन्हीं को ठीक करने के लिए आप जानते हैं कि आप जो भी बिहार वासी हैं, तो हम कुछ इस प्रकार से अभी हम इस प्रकार से बात करना चाहेंगे कि आप खुद अनेक में एक हैं, अर्थात अनेक भाषा में भी हम सभी बिहार वासियों एक हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमें आपस में लड़ाने विदेशी ताकत दिखाई क्यों नहीं देते हैं? नहीं, वे दिखाई नहीं देते हैं। वे जस्ट अगर दिखाई दे ही देंगे तो हम लोग जान जाएंगे। तो वे लोग क्या करते हैं जी, वो लोग हिडन एजेंडा पर काम करते हैं। लड़ाने के लिए हर विदेशी ताकत हम पर हर तरफ से वार कर रहे हैं। अगर वार कर रहे हैं ताकि क्या हो जाए जी, बिहार में जितने भी लोग हैं बिहारी शेर हैं। बिहारी शेर हमारे जो भी युवा साथी हैं, आप सभी लोगों पर एक तरफ से आप देख रहे होंगे कि आपको हर टाइम कुछ न कुछ मुसीबत में ही डाल दिया जाता है, ताकि आप उस स्थिति से बाहर निकल ही न सकें। आप कुछ न कुछ समस्याओं के अंदर घेराव में रहते हैं, ताकि उस समस्याओं को आप सोल्व ही करते करते आप पूरा उसमें क्या हूँ, पूरी तरीका से आप वो बोल सकते हैं कि मतलब समस्याएं चारों ओर से घिरी हुई रहती है। उन समस्याओं की तो बात करना ही क्या है। अभी जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं क्या है जी, आर्थिक समस्या, रुपया पैसा की सबसे ज्यादा समस्या है। उसके बाद रोजगार की समस्या सबसे ज्यादा हम लोगों के पास ही है। आखिर क्यों हम ही लोगों के पास ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और क्यों हम ही लोगों को ये सारी की सारी समस्याओं में डाल दिया जाता है। तो ये क्या हो रहा है, हम पे कहीं न कहीं किसी न किसी साजिश के तौर पे हम लोगों को इस यहाँ तक हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों को इतना आर्थिक कमजोर कर दिया गया है कि हम लोग हमेशा समस्याओं के अंदर ही घिरे हुए रहते हैं और घेर कर रखने का काम भी किया जाता है। समस्याओं के अंदर घेर के रखने के लिए बहुत सारी विदेशी फंडिंग भी की जाती है, ताकि हम लोग गरीब बने रहें। हम सभी के बीच में क्या होता है जी कि अब देखिए, अब अभी जो हम बताएं कि यह एक हिडन एजेंडा है। तो हिडन एजेंडा काम कैसे करता है, हम लोगों को आपस में कुछ न कुछ बातों पर लड़वाने के लिए भ्रम पैदा किया जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति कोई चीज झूठ बोलता है,
तो झूठ जब ये बोलता है तो उससे होता क्या है कि जब कोई झूठ बोलेगा तो हम लोगों को भ्रम में डाल दिया जाता है, और भ्रम में डालने के बाद हम लोगों को आपस में झगड़ा, मतलब झगड़ा यहाँ के बिहारियों के बीच में झगड़ा अंदर लगवा दिया जाता है। धन के मामले में उसके पास ज्यादा, उसके पास कम, मतलब ये सब कोई मुद्दा है। मुद्दा बनाया किसने? मुद्दा उन लोगों ने ही बनाया हमसे लूटकर। ऊंच नीच करके आपस में लड़वाने के लिए। और जब एक बड़ा समाज होता है तो उसके अंदर अनेक प्रकार के व्यक्तिगत सोच, हम बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत का अपना अपना हर किसी का सोच भी होता है। तो अनेक प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग लालची भी होते हैं, कुछ लोग लोभी होते हैं, झूठ फरेबी, ये सब चीज हिडन एजेंडा में हम लोगों को तोड़ने के लिए क्या होता है, हर चीज हम पे थोपा जाता है, हम पे अप्लाई किया जाता है। अब क्या होता है जी, अब उसी प्रकार से हम देखते भी हैं कि उसमें से जो भी लोग लोभी होंगे या लालची होंगे, उनको क्या किया जाता है, उसको वे लोग अपने पाले में करते हैं और वे अपने लिए मतलब अब हम लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए वही लोग सबसे ज्यादा घातक होते हैं। और अब हम लोग हम लोग आपस में जब बातचीत करते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं जी, उन्हीं के भाषा में हम लोग गद्दार शब्द का यूज भी करते हैं। अगर हम आज नहीं समझे, हम बिहार वासियों अगर हम आज नहीं समझे, तो फिर वे लोग हमारे जो आने वाले जो वंशज हैं उनको गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आज आप देखते होंगे कि आज हमारे यहाँ तो सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद करवा दी गई, हवाला मतलब कुछ कारण देकर, और हमारे यहाँ का फैक्ट्रियां अब जाकर तो दूसरे राज्यों में वहाँ पे लगा दिया गया। अब वही कारण उनके यहाँ के लिए ठीक हो गया, हमारे यहाँ के लिए खराब था। मतलब हम बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि देखिए कैसे ये सब चीजें खेली जाती हैं। ये चीज हमारे यहाँ के लिए फैक्ट्री खराब हुआ करता था, तो हमारे यहाँ से फैक्ट्री उठाकर लेकर चल दिया गया, यहाँ से चला गया, और वही फैक्ट्री अन्य प्रदेशों में जाकर लगा दिया गया। हमारे यहाँ बताया गया कि ये समस्या है, पर्यावरण का समस्या है, तो ट्रांसपोर्ट का समस्या है, तो खेती का समस्या है, और यही हमारे यहाँ का फैक्ट्री उठाकर कहीं किसी और राज्य में ले जाकर लगा दिया गया। वहाँ वही सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि एक तरीके से एक साजिश के द्वारा हम लोगों के यहाँ से टोटल फैक्ट्रियाँ बंद करवा दी गई। फैक्ट्रियाँ बंद करवा दी गई। उसका मूल मकसद क्या है? मूल मकसद है यहाँ के जो भी लोग हैं उनको एक प्रकार से कि हमें किस लुटेरों के द्वारा और कब हमें लूटा गया और लूटने का प्रयास किया गया।
हमें लूटा इसलिए गया क्योंकि उस समय 30 से 40% का जो हम लोग बिहार में व्यापार किया करते थे, पूरे बिहार और भारतवर्ष मिलाकर, उसमें से क्योंकि पूरे उपमहाद्वीपों पर हम बिहार साम्राज्य का ही शासक हुआ करता था, तो यह आर्थिक स्थिति से भी बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करता था। तो लुटेरों का ध्यान जो था वे हम लोगों को और पड़ा। हम लोगों को 12वीं शताब्दी से ही लूटना प्रारंभ कर दिया गया। हम देखते हैं कि लुटेरों ने 12 से लेके लगातार 19वीं शताब्दी तक तथा दूसरे लुटेरे ने 18वीं से 19वीं शताब्दी तक लूटपाट जारी रखा। हम लोग अब उस देखते हैं कि लुटेरों ने कब कब हमारे यहाँ पर कौन कौन लुटेरे आए और उनका इतिहास हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं। भारत में आक्रमणों का इतिहास जो हम लोगों को मिलता है वे है फारसी आक्रमण 6वीं से 4। हम लोग इस भाग में जानेंगे कि हमें किस किस लुटेरों के द्वारा और कब कब हमें लूटा गया और लूटने का प्रयास किया गया। हमें लूटा इसलिए गया क्योंकि उस समय 30 से 40% का जो हम लोग बिहार में व्यापार किया करते थे, पूरे बिहार और भारतवर्ष मिलाकर, उसमें से क्योंकि पूरे उपमहाद्वीपों पर हम बिहार साम्राज्य का ही शासक हुआ करता था, तो यह आर्थिक स्थिति से भी बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करता था। तो लुटेरों का ध्यान जो था वे हम लोगों को और पड़ा। हम लोगों को 12वीं शताब्दी से ही लूटना प्रारंभ कर दिया गया। हम देखते हैं कि लुटेरों ने 12 से लेके लगातार 19वीं शताब्दी तक तथा दूसरे लुटेरे ने 18वीं से 19वीं शताब्दी तक लूटपाट जारी रखा। हम लोग अब उस देखते हैं कि लुटेरों ने कब कब हमारे यहाँ पर कौन कौन लुटेरे आए और उनका इतिहास हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं। भारत में आक्रमणों का इतिहास जो हम लोगों को मिलता है वे है फारसी आक्रमण 6वीं से 4वीं ईसा पूर्व। सबसे पहले और भी आक्रमण तो होते ही रहते थे, लेकिन उसमें से साइरस द ग्रेट नाम से और बाद में डेरियस नामक लुटेरा हम पे आक्रमण करता है और हमें लूटता है। लुटेरे आते हैं, कुछ लूटते हैं, पिटाते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। फिर होते हैं ग्रीक आक्रमण। ग्रीक के लोग जो हम पे आक्रमण करता है और सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, जिसमें से राजा पोरस के साथ युद्ध हुआ और उनको पीटकर यहाँ से भगाया गया। इंडो ग्रीक और मध्य एशियाई आक्रमण 2री शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। हुर्निक आक्रमण जो श्वेत हुर्न हुआ करते थे, आप जिनके बारे में बाद में फिर देखेंगे, जो श्वेत हुर्न आए वे भी हमारे यहाँ से लूटने का प्रयास किया। उसके बाद इस्लामिक आक्रमणकारी यहाँ पर आक्रमण किए। उसके बाद यूरोपीय उपनिवेशिक आक्रमण यहाँ पर
आए, या हम बोल सकते हैं कि क्रिश्चियन आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर हमला किया। अब इतना सारे लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया। हमला में जब भी हमारे बॉर्डर तक सीमा क्षेत्र हुआ करते थे वहां तक आते थे, युद्ध में हारते थे, पिटाते थे और पुनः यहाँ से कुछ सामान जो हाथ लगा सो लगा लूट कर लेकर भाग जाते थे। लेकिन भारतवर्ष ने न तो कभी और न ही कभी उन आक्रमणकारियों को यहाँ पर टिकने दिया। लुटेरे थे, चोर थे, आए, लूटे, चोरी किए और उनका अपना कार्य करके यहाँ से भाग जाया करते थे। वे बहुत ही ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे। आज मैं फिर से सभी बिहार वासियों को बोलना चाहता हूँ, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप उठिए, हम फिर से अपना बिहार फिर से महान के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और जितनी भी चीज हमसे लूटा गया उससे ज्यादा हम लोग पुनः अपने मेहनत के बल पे उससे दुगना या 5 गुना हम लोग उससे ज़्यादा अपने मेहनत के बल पे वापस लाएंगे। तो हम फिर से बोलते हैं, अपना बिहार फिर से महान। मैं चितेश कुमार आपके साथ हूँ और हम सभी मिलकर बिहार को एक बार पुनः महान बनाएंगे। धन्यवाद।